और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों, राजस्थान ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज में मेरे प्यारे युवा साथियों हमने 5 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे युवा साथियों। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान की जनगणना, राजस्थान में पर्यटन और राजस्थान में खनिज, ये सभी 5 टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इनकी अलग से एक प्लेलिस्ट है जो आपके बनी हुई है। जो भी मेरे साथीगण हैं जिन्होंने इन वीडियो को अगर नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकता है। आज का टॉपिक है अपना राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है? तापीय शक्ति है राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय शक्ति राजस्थान में क्या है? प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है? आपको बताना है इनमें से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो ताप विद्युत है जो क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है आपका? ताप विद्युत है जो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का एक क्या है? रूप है। इसकी अगर थ्योरी हम बात करें, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपके कौन कौन से हैं? इसमें पहले आता है ताप विद्युत। ताप विद्युत में कौन सा आता है आपका? कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल व गैस जो आपके परंपरागत ताप ऊर्जा स्रोत में शामिल है। आणविक ऊर्जा और जल विद्युत को परंपरागत ऊर्जा स्रोत में शामिल किया गया है। किसको? ताप विद्युत को, आणविक ऊर्जा को और जल विद्युत को परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में शामिल किया गया है। किसको? ताप विद्युत में। ताप विद्युत में क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल व गैस हैं जो आपके ताप विद्युत जो आपकी ऊर्जा के स्रोत हैं। आणविक ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो पुराने समय से ही उपयोग में आ रहे हैं तथा अधिकांश परंपरागत संसाधन उपयोग के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात क्षयशील या अनवीकरणीय प्रकार के होते हैं, जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। वह क्या होते हैं? आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं जिन्हें अनवीकरणीय प्रकार के होते हैं, अर्थात क्षयशील होते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनः यूज नहीं किया जा सकता। परंतु जल विद्युत परंपरागत संसाधन होते हुए भी नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। जो आपकी जल विद्युत है एक क्या है? परंपरागत संसाधन है, फिर भी एक यह क्या है? नवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। आगे हम बात करें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से आपके? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और कौन सी है? ज्वारीय ऊर्जा। कौन कौन सी है आपकी? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं। गैर परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू हुआ है तथा अधिकांश गैर परंपरागत संसाधन अक्षयशील या नवीकरणीय प्रकार के होते हैं। आपको ये याद रखना है, गैर परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग पिछले कुछ वर्षों में ही शुरू हुआ है। इसके अधिकांशतः गैर परंपरागत संसाधन अक्षयशील या नवीकरणीय प्रकार के होते हैं, यानी जिनको रिन्यू किया जा सकता है। राजस्थान में मार्च 2024 तक, जो मार्च 2024 है उस तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता 24,783.64 मेगावाट हो चुकी है। ये आपको याद रखना है, मार्च 2024 तक का ये डाटा है। इसमें ऊर्जा की कुल क्षमता है 24,783.64 मेगावाट हो चुकी है, जिसमें परंपरागत व गैर परंपरागत सभी प्रकार की ऊर्जा परियोजनाएं इसमें शामिल की गई है। कितनी ऊर्जा क्षमता है राजस्थान की? 24,783.64 मेगावाट इसकी ऊर्जा क्षमता है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें पूछा गया है गीरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह बाड़मेर जिले में स्थित है। गीरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, कहां स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। आगे है आपका बीकानेर के पलाना में किस चीज के निक्षेप पाए जाते हैं?
आपको बताना है बीकानेर के पलाना में किस चीज के निक्षेप पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, बीकानेर के पलाना में किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं? तो कोयला या लिग्नाइट के निक्षेप बीकानेर के पलाना में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें है राजस्थान में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। कौन से कोयले की किस्म है राजस्थान में पाई जाती है? तो लिग्नाइट कोयला मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में मुख्यतः कोयला कौन सा पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया अपना। अब हम देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है कोयला और गैस की खानी इधर गिवन है और उधर उसका जिला अपने को गिवन है, इनका हमें मिलान करना है। जो आपकी केसर देसर खान है वह कहां स्थित है? आपके बीकानेर में स्थित है। केसर देसर की खान कहां स्थित है? आपके बीकानेर में स्थित है। कपूरडी है जो आपकी कहां स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। कपूरडी जो आपके बाड़मेर में स्थित है। और जो माता सुख है वो आपके नागौर में स्थित है। माता सुख नागौर में स्थित है। और जो तनोट है वह आपके जैसलमेर में स्थित है। तनोट कहां है? जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी केसर देसर की खानी बीकानेर में स्थित है, कपूरडी की खानी आपके बाड़मेर में स्थित है, और माता सुख है जो आपके नागौर में, और है तनोट है जो आपके जैसलमेर में स्थित है। अब हम इसकी थ्योरी की बात करें, राजस्थान में टर्सरी काल का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान में टर्सरी काल की जो लिग्नाइट कोयला है वह ज्यादातर पाया जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60% होती है। अतः यह क्या है? कम ऊर्जा देता है। यानी आपको याद रखना है राजस्थान में टर्सरी काल का कोयला लिग्नाइट कोयला आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। कौन सा कोयला? टर्सरी कालीन लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 60% कार्बन की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। इस कारण है ये जो कम ऊर्जा प्रदान करता है। उत्पादन क्षेत्र की हम बात करें तो बाड़मेर में गीरल, कपूरडी, जालिपा, पोथिया, भांडका, गुंगा और सिव में जो है आपका कोयला का लिग्नाइट कोयला का उत्पादन किया जाता है। बाड़मेर में कौन से हैं? गीरल है और कौन सा आपका कपूरडी है। गीरल और कपूरडी है। जालिपा और कौन सा आपका बोथिया है। जालिपा और कौन सा आपका बोथिया है। और कौन सा आपका बांडका और गूंगा और शिव है। कौन सा आपका? बांडका, गूंगा और शिव है। कौन कौन से है बाड़मेर में? गीरल, कपूरडी, बोथिया, बांडका, गूंगा व शिव है। नागौर की हम बात करें, नागौर में कसनाऊ, इग्नियार, मातासुख, मोगला और मेड़तारोट में पाया जाता है। नागौर में कहां पाया जाता है? कसनाऊ, इगियार। कौन सा है आपका? कसनाऊ याद रखना है, और इगियार में, और मातासुख और मोकला में, मातासुख, मोकला में और मेड़ता रोड में। मातासुख, मोकला और मेड़ता रोड में पाया जाता है। ठीक है, बीकानेर की बात करें, बीकानेर के पलाना और बरसिंगसर में। कौन सा? बीकानेर का पलाना और बरसिंगसर में यह पाया जाता है। बीकानेर के अलग आपके दूसरे क्षेत्र कौन से हैं? चानेरी, गुड्डा और बीतनोक में। कौन है? चानेरी, गुड्डा और बीतनोक में पाया जाता है। चानेरी, गुड्डा और बीतनोक में। हाडला, गंगा सरोवर, मूंद, माधोगढ़ और केसर देसर में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? हाडला, गंगा सरोवर, मूंद, माधोगढ़ और केसर देसर में पाया जाता है। बीकानेर में लिग्नाइट कोयला है पलाना, बरसिंगसर, चानेरी, गुड्डा, बीतनोक, हाडला, गंगा सरोवर, मूंद, माधोगढ़ और केसर देसर में पाया जाता है। आगे हम डिस्कस करें 7वां नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे व साथियों 7वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन स्थित है। राजस्थान में कौन सा पेट्रोलीफेरस बेसिन स्थित है ये आपको बताना है। यानी बाड़मेर सांचौर पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान में है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है और विंध्यन बेसिन राजस्थान में यह पेट्रोलियम बेसिन है। यानी कि राजस्थान में कौन कौन से पेट्रोलियम बेसिन स्थित है? तो कौन सा आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, बीकानेर नागौर बेसिन है और कौन सा आपका विंध्यन बेसिन है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन।
उसमें है राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला है। आपको बताना है राजस्थान में जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वह कितने जिलों में फैला है। तो यह 14 जिलों में फैला है। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र 14 जिलों में फैला है। कितने जिलों में फैला है? 14 जिलों में फैला है। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं। यानी बीकानेर नागौर बेसिन में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं ये आपको बताना है। बीकानेर है, नागौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है, इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर है, नागौर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ और चूरू है। बीकानेर हुआ, आपका नागौर हुआ, श्रीगंगानगर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ और चूरू हुआ, इसमें शामिल है। अब हम आगे बात करें इसकी थ्योरी के बारे में। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडार ट्रेजरी काल की अवसादी चट्टानों में पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में जो पेट्रोलियम भंडार है ट्रेजरी काल की अवसादी जो चट्टानें हैं उनके पश्चिमी मरुस्थलीय भाग जिलों में यह पाया जाता है। राजस्थान को 4 पेट्रोलियम बेसिनों में विभक्त किया गया है। कितने बेसिनों में? 4 पेट्रोलियम बेसिनों में राजस्थान को विभक्त किया गया है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन है, उसमें आपके बाड़मेर व जालोर जिले शामिल किए गए हैं। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर को शामिल किया गया है और बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू को शामिल किया गया है। बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को शामिल किया गया है। विंध्यन बेसिन है, उसमें है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। विंध्यन बेसिन है, उसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। विंध्यन बेसिन है, उसमें कौन सा आपका कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, भीलवाड़ा है व चित्तौड़गढ़ जिले को इसमें शामिल किया गया है। अतः राजस्थान के 14 जिलों में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। यानी 14 जिले हैं, इनमें जो है आपका पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। इन 4 बेसिनों में विंध्यन बेसिन को छोड़कर शेष 3 बेसिनों को भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निर्देशालय द्वारा प्रथम श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें खोज और उत्पादन का कार्य भी किया जा सकता है। यानी 4 बेसिनों में से विंध्यन बेसिन को छोड़कर, इन जो 4 बेसिन है इनमें से विंध्यन बेसिन को छोड़कर शेष 3 बेसिनों को भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय द्वारा प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट कैटेगरी में इन्हें शामिल किया गया है, जिससे इनमें खोज और उत्पादन का कार्य भी इनमें किया जा सकता है। अब हम देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। 10वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, राजस्थान में कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। राजस्थान में जो कच्चे तेल है उसका उत्पादन है, व्यावसायिक उत्पादन है, कब से शुरू हुआ? 2009 से इसका शुरुआत हुई थी राजस्थान में। राजस्थान में कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन का कार्य सन 2009 में शुरू हुआ था। राजस्थान में सबसे पहले 1955 में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से पेट्रोलियम के भंडार ज्ञात हुए थे, परंतु पेट्रोलियम खनन के प्रयास 1988 से 1989 में शुरू हुए तथा 29 अगस्त 2009 को पहली बार बाड़मेर में मंगला तेल क्षेत्र से कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था? सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किया गया 1955 में, उसके द्वारा पेट्रोलियम के भंडार की खोज हुई थी, लेकिन पेट्रोलियम खनन का प्रयास 1988 और 1989 के बीच में इसका प्रयास किया गया, लेकिन 29 अगस्त 2009 को पहली बार बाड़मेर के मंगला तेल क्षेत्र में आपके कच्चे तेल का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेट है 29 अगस्त 2009 को मंगला तेल क्षेत्र का, मंगला जो तेल क्षेत्र है उसमें व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ 2009 में 29 अगस्त को। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है। 11th नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसमें पूछा गया है राजस्थान का कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से स्थान है। आपको बताना है राजस्थान का कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखा गया है। राजस्थान का कच्चे तेल के उत्पादन से की दृष्टि से कौन सा स्थान है?
तो को दूसरा स्थान राजस्थान का कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। 12th नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? यानी 20% से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन 20% से अधिक किया जाता है। आगे हम इसकी थ्योरी देखें। वर्तमान में राजस्थान में देश का 20% से अधिक कच्चा तेल उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में देश का 20% से अधिक कच्चा तेल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के पश्चात दूसरे स्थान पर है। यह भी आपको याद रखना है, राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के पश्चात दूसरे स्थान पर है तथा केवल अभी तटीय ऑन शोर क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर है। बॉम्बे हाई अप तटीय यानी ऑफ शोर क्षेत्रों में स्थित है। यानी अभी तटीय यानी ऑन शोर है क्षेत्रों में राजस्थान पहले स्थान पर है। बॉम्बे हाई है जो अप तटीय यानी ऑफ शोर क्षेत्र में स्थित है। आगे हैं, पश्चिमी राजस्थान में लगभग 1000 से अधिक तेल कुएं खोदे जा चुके हैं, जिनमें 800 कुएं केन एनर्जी के हैं, जिनका मुख्यालय स्कॉटलैंड में है। यानी कि जो केएन एनर्जी नामक एक कंपनी है, इसने लगभग 800 कुओं का खनन किया राजस्थान में। जो केएन एनर्जी है, इसका मुख्यालय है जो आपके स्कॉटलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी राजस्थान से उत्पादित कच्चे तेल को बाड़मेर में मंगल प्रोसेसिंग टर्मिनल पर एकत्रित किया जाता है तथा पाइपलाइन द्वारा गुजरात के सलाया तक भेजा जाता है, जहां से कोयली व मथुरा की तेल शोधन शोलाओं तक इसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है। आगे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राजस्थान में रिफाइनरी की स्थापना कहां की जा रही है? तो पंचपदरा बाड़मेर में है राजस्थान रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? 26/74 इसकी हिस्सेदारी है। राजस्थान गवर्नमेंट की 26 है, जो HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, उसकी हिस्सेदारी 74 है। 26/74 का रेशियो राजस्थान गवर्नमेंट और HPCL के मध्य है। इसकी थ्योरी की बात करें, वर्तमान में बाड़मेर जिले के पंचपदरा में HPCL तथा राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 74/26 की भागीदारी में रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। यानी बाड़मेर जिले के पंचपदरा में HPCL का कितना है? 74 हिस्सा, और राजस्थान गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है? 26 है। इन दोनों की संयुक्त भागीदारी में जो राजस्थान रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? तो मेरे प्यारे व साथियों, ऐश्वर्य, मंगला और सरस्वती राजस्थान के प्रमुख तेल क्षेत्र के नाम हैं। राजस्थान के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से हैं? ऐश्वर्य है, मंगला है, सरस्वती है। लेकिन जो गंगा है वह आपका राजस्थान का जो आपका तेल क्षेत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजस्थान में तेल क्षेत्र के नाम कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य है, मंगला है और कौन सा आपका सरस्वती है। बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड कौन कौन से हैं वह हम देखते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन के ऑयल फील्ड क्षेत्र के नाम हम देखते हैं। उसमें कौन सा आता है? पहला आता है मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या आपको याद रखना है। 3 नाम कौन से हैं? मंगला है, भाग्यम है और ऐश्वर्या है। आगे आते हैं कामेश्वरी, रागेश्वरी और कौन सा आता है? वंदना। कामेश्वरी, रागेश्वरी और कौन सा आता है आपका? वंदना। कौन सा है? कामेश्वरी, रागेश्वरी और कौन सा आता है आपका? वंदना। फिर आगे आता है सरस्वती, शक्ति और कौन सा आता है? विजय। सरस्वती, शक्ति और कौन सा आता है आपका? विजय। सरस्वती, शक्ति और विजय। ये ऑयल फील्ड गुड्डामलानी, कोसलू, बायतू और कवास आदि क्षेत्रों में स्थित है। ये जो ऑयल फील्ड के जो क्षेत्र है, गुड्डामलानी, कोसलू, बायतू और कवास आदि क्षेत्र में स्थित है। कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके? गुड्डामलानी, कोसलू, बायतू और कवास क्षेत्र में स्थित है। अब हम डिस्कस करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है,
मनिहार टिब्बा नामक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र स्थित है? मनिहार टिब्बा नामक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपके जैसलमेर में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। मनिहार टिब्बा नामक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र है वह आपके जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर बेसिन के प्राकृतिक गैस क्षेत्र हम डिस्कस करेंगे। जैसलमेर बेसिन के प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन कौन से हैं? उसमें आता है आपका मनिहारी टिब्बा। मनिहारी टिब्बा, चीनी वाला टिब्बा, आपको याद रखना है मनिहारी टिब्बा और चीनी वाले टिब्बा। कौन कौन सा आपका? मनिहार टिब्बा और चीनी वाला टिब्बा, ठीक है। फिर आपका कमली ताल और मोहनगढ़। कौन सा आपका? कमली ताल और मोहनगढ़, जैसलमेर बेसिन में है कमली ताल और मोहनगढ़, ठीक है। फिर आता है आपका रामगढ़, गोटारू, तन्नोट। रामगढ़, गोटारू और कौन सा आपका? तन्नोट। रामगढ़, गोटारू और कौन सा आपका? तन्नोट है। फिर आपका डांडेवाला, सांदेवाला और बागेवाला। डांडेवाला, सादेवाला और बागेवाला, ये भी आपको याद रखना है। डांडेवाला, सादेवाला और बागेवाला और बकरीवाला। डांडेवाला, सादेवाला, बागेवाला और बकरीवाला, ठीक है। गोटारो में हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी की गैस के भंडार मिले हैं। जो गोटारो है उसमें हीलियम की मिश्रित उच्च श्रेणी की गैस के भंडार मिले हैं। हीलियम मिश्रित उच्च श्रेणी की गैस के भंडार आपके गोटारो जैसलमेर बेसिन में मिले हैं। बीकानेर नागौर बेसिन है उसमें पूनम व नानू वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। बीकानेर नागौर बेसिन में पूनम और नानू वाला, कौन कौन से हैं आपके? पूनम और नानू वाला है वह आपके बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल किए गए हैं। अब हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। 17 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे प्यारे और लाडलो साथियों। 17वां क्वेश्चन आपका कहता है पेट्रोलियम क्षेत्रों के आवंटन की नीति है तो वह इसके लिए एक हेल्प नीति लॉन्च की गई है। पेट्रोलियम क्षेत्रों के आवंटन की नीति कौन सी है? हेल्प नीति है जो है लॉन्च की गई है। पेट्रोलियम जो आपका आवंटन क्षेत्र के लिए हेल्प नीति जारी की गई है। पेट्रोलियम क्षेत्र के आवंटन की नीति, पेट्रोलियम क्षेत्रों के आवंटन की नीति हेल्प। हेल्प की फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। कौन सी है? हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प की फुल फॉर्म है। 2016 से पहले इसे NELP के नाम से जाना जाता था। 2016 से पहले इसे NELP के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? NELP के नाम से इसे जाना जाता था। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आगे CBM, कोल बेंड मीथेन। CBM की फुल फॉर्म क्या है? कोल बेंड मीथेन। क्या नाम है? CBM की फुल फॉर्म क्या है? कोल बेंड मीथेन, ठीक है। कोयले की परतों के बीच दबी हुई मीथेन गैस को निकालने हेतु CBM ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है। कोयले की परतों के बीच दबी हुई मीथेन गैस को निकालने के लिए CBM ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है। कोयले की जो परतें होती हैं इनके बीच में दबी हुई जो मीथेन गैस को निकालने के लिए CBM ब्लॉकों की तकनीकी इसका है जो आपका ब्लॉकों का आवंटन किया जाता है। UCG अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, भूमिगत कोयले का गैसीकरण करने के लिए UGC आपका ना UCG की फुल फॉर्म क्या है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, भूमिगत कोयले का गैसीकरण इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका भूगर्भ में अत्यधिक गहराई में दबे कोयले को भूगर्भ गैस में ही गैस में परिवर्तित कर बाहर निकालने की प्रक्रिया बाड़मेर के नागुरद्दा में शुरू की गई है। भूगर्भ में अत्यधिक गहराई में दबे कोयले को भूगर्भ में ही गैस में परिवर्तित कर उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया बाड़मेर के नागुरद्दा में शुरू की गई है। 18 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। राजस्थान में कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में ताप विद्युत का अनुपात है। तो राजस्थान में कुल जो आपकी ऊर्जा क्षमता है उसमें ताप का अनुपात क्या है? तो 40% ताप विद्युत का योगदान है। राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में ताप विद्युत का अनुपात कितना है? 40% ताप विद्युत का अनुपात है। आगे हम डिस्कस करें राजस्थान में अब तक राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की परियोजनाओं के रूप में 9746.37 मेगावाट की ताप विद्युत क्षमता स्थापित की जा चुकी है जो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 41.49% है।
यानी कि जो आपके ताप विद्युत है उसकी क्षमता कितनी 9746.37 मेगावाट ताप विद्युत शक्ति की क्षमता है जो आपकी स्थापित की जा चुकी है। कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है 41.49% है। ताप विद्युत संयंत्रों के प्रकार सुपर स्टेशन कौन से होते हैं? ऐसे संयंत्र जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो उन्हें बोला जाता है सुपर स्टेशन। ऐसे संयंत्र जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो उन्हें क्या बोला जाता है? सुपर स्टेशन बोला जाता है। सुपर क्रिटिकल स्टेशन की बात करें, ऐसे संयंत्र जिनमें किसी एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या इससे अधिक हो, यानी जो सुपर क्रिटिकल स्टेशन है जिसमें ऐसे संयंत्र जिसमें एक इकाई की क्षमता है 500 मेगावाट या उससे अधिक हो उसे सुपर क्रिटिकल स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे आपका आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? तो आपका जो सूरतगढ़ है राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है। राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा? आपका सूरतगढ़ है। ठीक है, आगे आपका आता है 20 नंबर क्वेश्चन है, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई कहां स्थापित है? आपके कंवाई बारा में यह अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड कंवाई बारा में स्थित है। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? आपके सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपके सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। यहाँ 250 मेगावाट की पहली 6 इकाइयां कार्यरत थी जिनकी कुल क्षमता 1500 मेगावाट थी। वर्तमान में यहाँ 660 मेगावाट की 2 नई इकाइयां शुरू की गई है जो क्रिटिकल इकाइयां, यानी वर्तमान में 660 मेगावाट की 2 नई इकाइयां यहाँ स्टार्ट की गई है जो क्रिटिकल इकाइयां हैं। अर्थात अब इस संयंत्र की कुल क्षमता 2820 मेगावाट हो गई, यानी जो आपके सूरतगढ़ सुपर थर्मल स्टेशन है उसकी अब टोटल क्षमता है 2820 मेगावाट हो गई है। यह सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है, यानी राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। यहाँ 8वीं इकाई 7/10/2021 से इसका उत्पादन शुरू हो गया है। ये 8वीं जो इकाई है जो भी स्टार्ट हो गई है 2021 से इसका शुभारंभ किया जा चुका है। अगला आपका है छबड़ा सुपर पावर स्टेशन। छबड़ा सुपर पावर स्टेशन यहाँ 250 मेगावाट की 4 इकाइयां कार्यरत थी जिनकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट थी। वर्तमान में 660 मेगावाट की 5वीं व 6ठी इकाई शुरू होने के पश्चात कुल क्षमता इसकी 2320 मेगावाट हो गई है तथा यह सूरतगढ़ के पश्चात दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत घर है। यानी जो आपका छबड़ा सुपर पावर स्टेशन है इसमें टोटल 6 इकाइयां हैं, जो 5वीं और 6ठी इकाई है उसकी क्षमता 660 मेगावाट की इकाई की नई क्षमता है। जो नई 2 इकाइयां शुरू की उसके पश्चात इसकी टोटल क्षमता है, कुल क्षमता है इसकी 2320 मेगावाट हो गई। यानी यह है जो सूरतगढ़ के पश्चात दूसरा सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत घर अभी हाल फिलहाल में बन गया है। यह भी नई इकाइयों की स्थापना के साथ सुपर क्रिटिकल स्टेशन बन गया है, यानी जो इन 2 नई इकाइयों की स्थापना करने के बाद यह सुपर क्रिटिकल स्टेशन बन गया है। अब हम बात करें कोटा थर्मल पावर स्टेशन जो आपके कहां स्थित है? कोटा में स्थित है। कोटा थर्मल पावर स्टेशन कोटा में स्थित है। यह राज्य का पहला ताप विद्युत गृह है, यानी यह राज्य का पहला ताप विद्युत गृह है। आपको यह भी याद रखना है कोटा थर्मल पावर स्टेशन कोटा में स्थित है। यह राज्य का पहला ताप विद्युत गृह है। यहाँ 7 इकाइयां कार्यरत हैं जिनकी कुल क्षमता 1240 मेगावाट है। ये आपको याद रखना है, इसमें 7 इकाइयां कार्यरत है, इसकी कुल क्षमता 1240 मेगावाट है। यहाँ किसी भी नई इकाई की योजना प्रस्तावित नहीं है। इस ताप विद्युत केंद्र की श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार सर्वाधिक बार प्राप्त हुआ है। जो यह ताप विद्युत केंद्र है इसको श्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार है, सर्वाधिक बार इसको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन जो चौकी मोतीपुरा झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन है जो चौकी मोतीपुरा झालावाड़ में स्थित है। आपको अगर पूछे जाए काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? झालावाड़ के चौकी मोतीपुरा में स्थित है। यहाँ 600 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई है। इसकी कुल क्षमता 1200 मेगावाट है। यहाँ पे जो 600 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई है इसकी कुल क्षमता है जो आपकी 1200 मेगावाट है। अगला आता है आपका अडानी थर्मल पावर प्लांट जो आपके कंवई बारा में स्थित है। अडानी
थर्मल पावर प्लांट है जो आपके कंवई बारा में स्थित है। यहाँ निजी क्षेत्र में 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की गई है। कुल क्षमता इसकी कितनी है? 1320 मेगावाट है। यानी 2 इकाइयां हैं जो निजी क्षेत्र की 660 मेगावाट की स्थापित की गई है, और जो इन 2 इकाइयों की वजह से कुल क्षमता इसकी कितनी है? 1320 मेगावाट है। अगला आता है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा लिग्नाइट संयंत्र बाड़मेर में नहीं है? ये आपको बताना है। गिरल है, कपुर्डी है और बहादरेस है, यह बाड़मेर में स्थित है। कौन कौन से लिग्नाइट संयंत्र बाड़मेर में स्थित है? गिरल है, कपुर्डी और कौन सा है? बहादरेस है। और आपका जो बरसिंगसर है वह आपके बीकानेर में स्थित है, यहाँ पे स्थित नहीं है। यानी लिग्नाइट संयंत्र जो बाड़मेर में स्थित है वो कौन से हैं? गिरल है, कपुर्डी है और कौन सा आपका है? बहादरेस। गिरल, कपुर्डी और कौन सा आपका? बहादरेस है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। इसकी थ्योरी कहती है लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? गिरल, थुम्बली गांव बाड़मेर में, गिरल, थुम्बली गांव बाड़मेर में। यह राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। यह राज्य का क्या है? प्रथम लिग्नाइट आधारित प्रथम विद्युत ग्रह है। यह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 2 इकाइयां शुरू की गई। यह राज्य का पहला गैसीकरण आधारित संयंत्र है जो जर्मनी की KLF कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। गिरल, थुम्बली गांव बाड़मेर में यह राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। आपको यह भी याद रखना है, यह राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। गिरल, थुम्बली गांव बाड़मेर में बनाया जा रहा है। यह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 2 इकाइयां शुरू की गई। यह राज्य का पहला गैसीकरण आधारित संयंत्र है। यह राज्य का पहला गैसीकरण आधारित संयंत्र है। यह भी आपको याद रखना है, जो जर्मनी की KLF कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। जर्मनी की कौन सी कंपनी है? KLF नामक एक कंपनी है, इसके सहयोग से इसको स्थापना की जा रही है। और कौन सा है? कपुर्डी बाड़मेर में निजी क्षेत्र का है। कपुर्डी बाड़मेर में निजी क्षेत्र का है। जालिपा बाड़मेर में भी आपका निजी क्षेत्र का है। बहादरेस बाड़मेर में भी निजी क्षेत्र का है। बरसिंगसर बीकानेर है, जिसमें नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बरसिंगसर बीकानेर में नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बीथनोक जो बीकानेर है उसमें भी बीथनोक जो बीकानेर है इसमें भी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। बीथनोक बीकानेर में नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। अगला आपका है हाडला बीकानेर। हाडला बीकानेर में भी आपका लिग्नाइट संयंत्र स्थापित किया जाएगा। किसमें? हाडला बीकानेर में। और अगला है आपका गुडा बीकानेर में। गुडा बीकानेर में आंध्र प्रदेश की मरुद्रा कंपनी द्वारा स्थापित राज्य का निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। यह वर्तमान में VS लिग्नाइट कंपनी द्वारा संचालित है। गुडा जो बीकानेर है आंध्र प्रदेश की मरुद्रा कंपनी द्वारा स्थापित राज्य का निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। राज्य का पहला निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह है। वर्तमान में VS लिग्नाइट कंपनी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। सतपुड़ा विद्युत ग्रह मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सतपुड़ा विद्युत ग्रह मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। सिंगरौली विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश। सिंगरौली विद्युत ग्रह कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार की योजना है जिसमें राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। सिंगरौली विद्युत ग्रह कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। आपको याद रखना है, सिंगरौली विद्युत ग्रह कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार की यह योजना है जिसमें राजस्थान को विद्युत प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आगे का क्वेश्चन उसमें पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थान पर गैस आधारित विद्युत घर नहीं है? जो आपका कंवई बारा है उसमें है गैस आधारित जो आपका विद्युत घर है वह स्थित नहीं है। गैस आधारित विद्युत घर आपके धौलपुर में स्थित है, अंताबारा में है, रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गैस आधारित विद्युत घर है आपके धौलपुर में, अंताबारा में और रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है, लेकिन कंवई बारा में स्थित नहीं है। गैस आधारित ताप विद्युत घर या केंद्र रामगढ़ जैसलमेर में राज्य सरकार द्वारा, रामगढ़ जैसलमेर है उसमें राज्य सरकार के द्वारा, धौलपुर में राज्य सरकार के द्वारा, अंताबारा में में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा स्थापित किया गया है। बूंदी जिले के केसराई पाटन में गैस आधारित संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना है, रामगढ़ जैसलमेर में राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, धौलपुर में राज्य सरकार के द्वारा, अंताबारा में में गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र
केंद्र सरकार की एनटीपीसी है, नेशनल जो आपकी जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है, उसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। बूंदी जिलों के जो केसराईपाटन है उसमें गैस आधारित संयंत्र की स्थापना करना एक क्या है, प्रस्तावित है। अब हम डिस्कस करेंगे 23rd नंबर क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। आपको बताना है किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की गई है। यानी जो आपकी है भाखड़ा नागल परियोजना में, चंबल परियोजना में और व्यास परियोजना में, इन सभी में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी जो राज्य हैं उनके साथ सहभागिता की है। कौन कौन से हैं? भाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना और व्यास परियोजना। इन सभी परियोजनाओं में राजस्थान गवर्नमेंट ने अन्य राज्यों के साथ में क्या है, अलायंस किया है। पहली है जल विद्युत की चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना 50-50-50 के अनुपात में यह परियोजना साझा की गई है। चंबल परियोजना किसके बीच में? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 50-50 के अनुपात में यह परियोजना साझा की गई है। इस परियोजना में चंबल नदी पर 3 स्थानों पर जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक है आपके गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर कोटा में। यानी 3 स्थानों पर चंबल नदी पर जो जल विद्युत केंद्र है वह स्थापित किए गए हैं। वे कहां पे? गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ और जवाहर सागर कोटा में। इन 3 क्षेत्रों से 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिससे राजस्थान को 193 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होती है। यानी टोटल 386 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। इसमें से आपको 193 मेगावाट राजस्थान को प्राप्त होती है। सेकंड आपकी जो परियोजना है वह आपकी है माही परियोजना, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का जो हिस्सा है 55% है। यानी माही परियोजना राजस्थान और गुजरात के बीच में है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45 है और आपका जो गुजरात का जो हिस्सा है 55% इसका हिस्सा है। अब हम बात करें इस परियोजना से बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण कर एक जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जहां से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। यह संपूर्ण विद्युत राजस्थान द्वारा उपभोग की जाती है। इस परियोजना में बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है। एक जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जहां से 140 मेगावाट विद्युत है वह उत्पादित होती है। ये जो संपूर्ण विद्युत है वह राजस्थान द्वारा उपयोग की जाती है। आपकी अगली जो परियोजना है वह है आपकी भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना किस पे है? सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना किसकी है? राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में राजस्थान का अंश 15.2% है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2% है। अगली परियोजना आपकी क्या है? व्यास परियोजना, जो व्यास नदी पर स्थित है। व्यास परियोजना किस पे है? व्यास नदी पर स्थित है। राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? राजस्थान की, पंजाब की व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राहू घाट परियोजना जो चंबल नदी पर स्थित है। अगली परियोजना है राहू घाट परियोजना, चंबल नदी पर स्थित है। राहू घाट परियोजना कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राहू घाट परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। अगली जो परियोजना है लघु जल विद्युत परियोजनाएं। अगली परियोजना कौन सी है? लघु जल विद्युत परियोजनाएं। लघु जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी? अनास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा में है। अनास परियोजना अनास नदी पर कहां पे है? बांसवाड़ा में है। अनास परियोजना अनास नदी पर बांसवाड़ा में है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं पर स्थापित लघुपन विद्युत परियोजनाएं। इंदिरा गांधी नहर की जो शाखा है इस पर स्थित जो आपकी विद्युत परियोजनाएं कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा गंगानगर। सूरतगढ़ शाखा गंगानगर कौन सी है? सूरतगढ़ शाखा गंगानगर। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर। पुंगल शाखा बीकानेर और चारणवाला शाखा बीकानेर और बीसलपुर शाखा बीरसलपुर शाखा बीकानेर। कौन कौन सी है? गंगानगर में सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा गंगानगर में, पुंगल शाखा, चारणवाला शाखा और बीरसलपुर शाखा कहां पे है? बीकानेर में स्थित है। आगे हम डिस्कस करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। यानी यूरेनियम के बड़े भंडार राजस्थान में कहां पाए गए हैं? रोहित सीकर में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। किसमें? रोहित सीकर में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं। यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र उदयपुर का उमरा। यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर का उमरा है। सीकर का कौन सा आपका? रोहिल है। उमरा कहां का है? उदयपुर का है। सीकर का कौन सा? रोहिल है। ये यूरेनियम के उत्पादक क्षेत्र हैं। सीकर जिले में खोजा गया भंडार पूरे देश में 4 बड़े यूरेनियम क्षेत्रों में शामिल है। सीकर जिले के रोहिल में जो खोजा गया भंडार है पूरे देश में 4 बड़े यूरेनियम भंडार के क्षेत्रों में शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। 25 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे व साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका राजस्थान में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो यह आपके रावतबाटा में स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया? राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो आपके रावतबाटा है, चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की गई। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह राजस्थान का पहला फिर भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला है जो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। यह 1965 में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया तथा 1973 में यहां से उत्पादन शुरू हुआ था। 1965 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। 1973 से यहां से उत्पादन शुरू हुआ। इस संयंत्र में कुल 6 इकाइयां कार्यरत है। इनकी कुल क्षमता है 1180 मेगावाट है तथा 700 मेगावाट की 2 इकाइयां निर्माणाधीन है। 7वीं व 8वीं इकाई है जो अभी आपकी निर्माणाधीन है। आपको याद रखना है इसमें टोटल कुल 6 इकाइयां अभी तो है हाल फिलहाल क्या है वर्किंग में है, जिसकी कुल क्षमता कितनी है 1180 मेगावाट है और 700 मेगावाट की 2 इकाइयां इसमें क्या निर्माणाधीन है जो 7वीं व 8वीं इकाइयां होगी। अगला है आपका माही न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा है आपका? माही न्यूक्लियर पावर प्लांट। माही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपके बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित है। यह राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह राजस्थान का कौन सा है? दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कौन सा? माही न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां 700 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापित की जाएगी, जिसका पहला कंक्रीट भराव 2024 में प्रस्तावित है। इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयां स्थापित की जाएगी, जिसका पहला कंक्रीट भराव है 2024 में क्या है प्रस्तावित है। अब हम डिस्कस करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में। हम डिस्कस करते हैं राजस्थान में सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर में पाया जाता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र है जोधपुर, जैसलमेर व बाड़मेर में पाया जाता है। आगे है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के बारे में हम देखें तो राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6 से 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर प्रतिदिन तथा अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में 325 दिवस से अधिक कम औसत वर्षा के कारण सौर ऊर्जा में समृद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना जोधपुर में। ये आपको याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना कहां पे है? आपकी जोधपुर में आपको देखने को मिलेगी। अगला है आपका पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के कारण इस क्षेत्र को सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र यानी सेज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। कौन कौन से आपके? जोधपुर है, जैसलमेर में, बाड़मेर है, बीकानेर है। इनमें सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं के कारण इन्हें सौर ऊर्जा उद्यमिता क्षेत्र सीज है यानी सोलर एंटरप्राइजेज एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन के नाम से इन्हें जाना जाएगा। किसको? जोधपुर को, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपका, उसमें पूछा गया है राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभाव्य क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा की संभावना कितनी है? 142 गीगावाट है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना कितनी है? 142 गीगावाट है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करें 28 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है? आपको बताना है 10 गीगावाट क्षमता के सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है वह आपका राजस्थान रहा है। कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका कौन सा रहा है? राजस्थान रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता 142 गीगावाट 1,42,000 मेगावाट है। कितनी है सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता? कितनी है? 142 गीगावाट यानी 1,42,000 मेगावाट है। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में राजस्थान ने सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। मार्च 2024 तक 19,459 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता रूफटॉप एंड ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा हो चुकी है। मार्च 2024 तक 19,459 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता हो चुकी है। कितनी? 19,459 मेगावाट इसकी क्षमता हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन, बड़ला सोलर पार्क कहां स्थित है? तो ये आपके कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बड़ला सोलर पार्क कहां है? आपके जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में प्रारंभिक चरणों में स्थापित किए गए सोलर पावर प्लांट निम्न है।
कौन कौन से आपके खींवसर सोलर पावर प्लांट है जो आपके कहाँ स्थित है, खींवसर नागौर में है। कहाँ पे स्थित है, खींवसर नागौर में है। गोरीर कहाँ पे, आपके झुंझुनू में स्थित है। गोरीर कहाँ आपके झुंझुनू में सोलर पावर प्लांट है। गोरीर कहाँ है, झुंझुनू में स्थित है। मोकला कहाँ पे, आपके जैसलमेर में है। मोकला कहाँ आपके जैसलमेर में है। दूनिया कहाँ आपके जोधपुर में है। दूनिया कहाँ है आपके जोधपुर में। अंगोरिया कहाँ आपके बाड़मेर में है। अंगोरिया कहाँ आपके बाड़मेर में है। कहाँ है अंगोरिया, कहाँ है बाड़मेर में है। अंगोरिया कहाँ है बाड़मेर में है। नदिया कला, नदिया कला कहाँ पे है, जोधपुर में है। नदिया कला कहाँ है, जोधपुर में है। धूड़कर कहाँ है, आपके जैसलमेर में है। धूड़कर कहाँ है, आपके जैसलमेर में है। यानी पावर प्लांट कौन कौन से आपके खींवसर नागौर में है, गोरी झुंझुनू में है, मोकला जैसलमेर में है, दूनिया जोधपुर में, अंगोरिया बाड़मेर में, नदिया कला कहाँ पे जोधपुर में और धूड़कर कहाँ पे आपके जैसलमेर में है। राजस्थान में जोधपुर जिले के बड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। यानी राजस्थान के जोधपुर जिले के बड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। किसकी क्षमता कितनी है, 2245 मेगावाट है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत निम्न सोलर पार्क निर्माणाधीन है। फरोदी पोकरण सोलर पार्क जोधपुर जैसलमेर में 750 मेगावाट का मेसस एसएल सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी कौन सी है, यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क योजना जो है लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत जो है कुछ सोलर पार्क निर्माण किए जा रहे हैं। उसमें कौन सा आपका फलोदी पोकरण सोलर पार्क जोधपुर जैसलमेर में 750 मेगावाट का मेसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन सा आपका फलोदी पोकरण सोलर पार्क जोधपुर जैसलमेर में 750 मेगावाट का। अगला आपका जो है पावर प्लांट है वो आपका है फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर में। फतेहगढ़ सोलर पार्क आप है जैसलमेर में जो 1500 मेगावाट का मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन सा आपका फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर में, कौन सा है फतेहगढ़ सोलर पार्क जैसलमेर में 1500 मेगावाट का मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला आपका कौन सा है, नोक सोलर पार्क है जो जैसलमेर में है। 925 मेगावाट का राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। नोक सोलर पार्क जैसलमेर में, नोक सोलर पार्क आप जैसलमेर में 925 मेगावाट का राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। अगला आपका सोलर पार्क है पुंगल बीकानेर में 925 मेगावाट का, पुंगल बीकानेर में 925 मेगावाट का राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट लिमिटेड RSDCL द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। पुंगल बीकानेर में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। सौर वेधशाला है जो आपके उदयपुर में स्थित है। सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, आपके उदयपुर में स्थित है। फतेहसागर जेल उदयपुर में एक सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। यानी जो फतेहसागर जेल उदयपुर है इसमें है एक सौर वेधशाला की क्या है स्थापना की गई है। पिछोला झील में सौर ऊर्जा के नावों का संचालन किया जाता है। पिछोला झील में है सौर ऊर्जा से जो है नावों का संचालन किया जाता है। यानी रावत बाटा का दूरदर्शन केंद्र सौर ऊर्जा से संचालित है। जो रावत बाटा का दूरदर्शन केंद्र है वह सौर ऊर्जा से ही संचालित है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। यह 2019 में घोषित की गई। राजस्थान में नई सौर ऊर्जा नीति है कब घोषित की गई, यह 2019 में इसकी घोषणा की गई, ठीक है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसमें अलग से सौर ऊर्जा घोषित की गई है। यानी राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसमें अलग से एक क्या है सौर ऊर्जा की घोषणा, सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है। राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति 2011 में घोषित की गई तथा संशोधित सौर ऊर्जा नीति 2014 में घोषित की गई थी। यानी राज्य की जो पहली सौर ऊर्जा नीति है 2011 में घोषित की गई, लेकिन संशोधित सौर ऊर्जा नीति है तो 2014 में घोषित की गई। नई सौर ऊर्जा नीति है 2019 में घोषित की गई। यानी जो नई सौर ऊर्जा नीति है 2019 में इसकी घोषणा की गई। ग्लोबल कमेटी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2022 तक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है। यानी जो 2022 तक है तो 175 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सौर ऊर्जा हिस्सा 100 गीगावाट है। जिसमें सौर ऊर्जा से उत्पादन का हिस्सा कितना है, 100 गीगावाट है। इस हेतु राजस्थान को 2024-25 तक 30 गीगावाट है, 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य इस नीति में दिया गया है। यानी 2025-24-25 तक है 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य राजस्थान सरकार द्वारा इस नीति में दिया गया है।
नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पीएसयू ने हाल ही में राजस्थान में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया है? तो है आपकी कौन सी ओएनजीसी कंपनी ने इसके लिए संपर्क किया है। यानी राजस्थान में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए ओएनजीसी कंपनी ने ये क्या है राजस्थान सरकार से क्या है आपका संपर्क साधा है। राजस्थान में निजी क्षेत्र के अडानी ग्रुप व रिलायंस समूह के बाद अब सरकारी क्षेत्र की बड़ी कंपनी ओएनजीसी ने पर्यावरण अनुकूल एनर्जी प्रोडक्शन हेतु 1 गीगावाट सोलर प्लांट ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार से 5000 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने हेतु संपर्क किया है। यह प्लांट 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। यानी ओएनजीसी के द्वारा यानी जो आपका है 1 गीगावाट सोलर प्लांट यानी ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाने के लिए एक क्या है उन्होंने संपर्क साधा है। तो नेक्स्ट आपका राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना रिलायंस द्वारा खींवसर नागौर में शुरू की गई। यानी राजस्थान में पहली निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना है रिलायंस द्वारा खींवसर नागौर में इसका शुभारंभ किया गया था। सोलर सिटी का निर्माण जिन शहरों में सौर ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है उन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें जयपुर, अजमेर और जोधपुर शामिल है। यानी सोलर सिटी में कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? जयपुर है, अजमेर व जोधपुर है। कौन सा है आपका? जयपुर है, अजमेर व जोधपुर को इसमें शामिल किया गया है। पुष्कर व जैसलमेर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर दोनों शहरों की विद्युत संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अक्षय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी। यानी पुष्कर व जैसलमेर है इन शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित कर इन दोनों शहरों की विद्युत संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अक्षय ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी। पुष्कर व अजमेर की। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सोलर सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु RREC केंद्र सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सोलर सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु RREC केंद्र सरकार के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। कौन सी जो एजेंसी है? RREC है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। आगे देखते हैं हम 33rd नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये आपके अमर सागर जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई। पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम डिस्कस करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? आपको बताना है राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसमें देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो आपके प्रतापगढ़ में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है, ये आपको बताना था। पवन ऊर्जा परियोजना है राजस्थान में 18,770 मेगावाट प्रारंभ में पवन ऊर्जा अनुमानित की गई थी, परंतु 2019 की क्षमता पवन ऊर्जा नीति के अनुसार राजस्थान की 120 मीटर की ऊंचाई पर संभाव्यता 127 गीगावाट है। यानी राजस्थान की पवन ऊर्जा की जो आपकी क्षमता है राजस्थान में 127 गीगावाट है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 150 मीटर की ऊंचाई पर 284 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता की संभावना के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। यानी 150 मीटर की ऊंचाई पर 284 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता के साथ राजस्थान क्या है? शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान में मार्च 2024 तक 5209 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की जा चुकी है। यानी मार्च 2024 तक है 5209 पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की जा चुकी है। 5209 मेगावाट की जो पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं वह शुरू की जा चुकी है। वर्ष 2023 में एक वर्ष में अधिकतम पवन ऊर्जा अधिष्ठापित करने में राजस्थान देश में कौन सा है? प्रथम स्थान पर रहा है। देश में पवन ऊर्जा संभाव्यता एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। देश में पवन ऊर्जा संभाव्यता एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है पूरे भारतवर्ष में। आगे है आपका राजस्थान सौर ऊर्जा परियोजनाएं। राजस्थान सौर ऊर्जा परियोजनाएं कौन सी है? पहली परियोजना है जो आपकी अमर सागर जैसलमेर में। राजस्थान की सौर ऊर्जा परियोजना में पहली परियोजना है जो अमर सागर जैसलमेर में। दूसरी परियोजना है जो आपकी देवगढ़ प्रतापगढ़ में। दूसरी परियोजना कहाँ पे है? देवगढ़ प्रतापगढ़ में। तीसरी परियोजना है जो बीठड़ी आपकी जोधपुर में। तीसरी परियोजना है जो आपके बीठड़ी जोधपुर में। पहली परियोजना अमर सागर जैसलमेर में, दूसरी परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में, तीसरी परियोजना बीठड़ी जोधपुर में। अन्य परियोजनाएं कौन सी है? बड़ा बाग, सोडा बांधन, लोदरवा, पोहरा, आंकल और हसुआ। इन जैसलमेर में अन्य परियोजनाएं सौर परियोजना भी संचालित है। कौन कौन सी है अन्य परियोजना? बड़ा बाग, सोडा बांधन। कौन सी है? बड़ा बाग और सोडा बांधन। बड़ा बाग और सोडा बांधन, लोदरवा और पोहरा, आंकल और हसुआ जैसलमेर में स्थित है। आगे आप मथानिया फ्लोदी जोधपुर। कौन सा आपका? मथानिया फ्लोदी कहाँ पे? आपका जोधपुर में। और हर्ष है जो सिक्कर में, जसवंतगढ़ है जो उदयपुर में, और खांडोल है जो आपके कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, ये क्या है आपकी। अब हम डिस्कस करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन।
उसमें पूछा गया है विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब घोषित की गई। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 2019 में की गई। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी घोषणा सन 2019 में इसकी घोषणा की गई। पहली पवन ऊर्जा नीति 2020 में इसकी घोषणा की गई। पहली जो पवन ऊर्जा नीति है उसकी घोषणा सन 2012 में इसकी घोषणा की गई। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी है, इसकी घोषणा 2019 में की गई। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी की घोषणा 2019 में की गई। भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट अडानी ग्रीन एनर्जी की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड AHEJOL द्वारा 390 मेगावाट क्षमता का जैसलमेर में लगाया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा दोनों से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट अडानी ग्रीन एनर्जी की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड AHEJOL द्वारा 390 मेगावाट क्षमता का जैसलमेर में लगाया जा रहा है। कहां पे लगाया जा रहा है? जैसलमेर में लगाया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा दोनों के विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो आपके कहां से गुजरेगा? बीकानेर, नागौर व जोधपुर से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो आपके बीकानेर, नागौर व जोधपुर से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है बीकानेर, नागौर और जोधपुर से यह गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो आपके जोधपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ व बीकानेर से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है जो आपके अजमेर से, चित्तौड़गढ़ से बीकानेर से भी गुजरेगा। अजमेर, चित्तौड़गढ़ व बीकानेर से गुजरेगा। अब हम बात करें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में। इसके अंतर्गत गैर परंपरागत स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा के ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। इसमें अंतर्गत गैर परंपरागत स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा के ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। यह कॉरिडोर गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनाया जा रहा है। कहां से? गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक। कहां से? गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक इसका जो आपका है यह बनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के निम्न 5 जिले शामिल हैं। इसमें राजस्थान के जो 5 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, उसमें कौन कौन से हैं आपके? चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है, बीकानेर है। कौन कौन है आपके? चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, नागौर है, जोधपुर है और कौन से है? बीकानेर इसमें शामिल है। अब हम डिस्कस करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है पहला बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। पहला बायोमास संयंत्र है वह पदमपुर गंगानगर में स्थापित किया गया। पहला बायोमास संयंत्र पदमपुर गंगानगर में इसकी स्थापना की गई थी। पदमपुर गंगानगर में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बायोमास की थ्योरी के बारे में अगर डिस्कस करें, बायोमास की थ्योरी के बारे में अगर डिस्कस करें, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा हेतु सरसों की तूड़ी, गन्ने की खोई, इजरायली बबूल, करंज और जेट्रोफा आदि वनस्पतिक संसाधन उपलब्ध है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा हेतु सरसों की तूड़ी और गन्ने की खोई कौन सी है? सरसों की तूड़ी और गन्ने की खोई कौन सी? सरसों की तूड़ी और गन्ने की खोई, इजराइल बबूल और करंज। कौन सा? इजराइल बबूल और करंज और जेट्रोफा आदि वनस्पतिक संसाधन उपलब्ध है। कौन कौन से? सरसों की तूड़ी, गन्ने की खोई। सरसों की तूड़ी है और क्या है? गन्ने की खोई है, इजराइल बबूल है, करंज है और जेट्रोफा, ये संसाधन उपलब्ध है। बायोमास नीति है 26 जनवरी 2010 को जारी की गई। जो बायोमास नीति है प्रथम बार 26 जनवरी 2010 को जारी की गई। कब की गई? 26 जनवरी 2010 को जारी की गई। पहला बायोमास संयंत्र है गंगानगर के पदमपुर में स्थापित किया गया। तो पहला बायोमास संयंत्र है गंगानगर के पदमपुर में स्थापित किया गया था। आगे है अन्य बायोमास संयंत्र है खातौली उनियारा टोंक में। खातौली उनियारा टोंक के अंतर्गत रंगपुर कोटा में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, सांगरिया हनुमानगढ़ में, कचेला बागसरी साचौर जालोर में। अन्य जो बायोमास संयंत्र है वह आपके खातौली उनियारा टोंक में। कहां पे है? खातौली उनियारा टोंक में। कहां पे है? खातौली उनियारा टोंक में। और आपके है रंगपुर कोटा में। कहां पे है? रंगपुर है जो आपके कोटा में। और आपका चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। और सांगरिया है जो हनुमानगढ़ में, सांगरिया का हनुमानगढ़ में। और कंचेला बागसरी कहां पे है? आपके सांचौर जालोर में। मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल 128.45 यानी 45 मेगावाट के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा 105.040 मेगावाट के 8 बायोमास संयंत्रों पर कार्य प्रगति पर है। यानी मार्च 2024 तक राजस्थान में कुल 128.45 मेगावाट की बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कितनी? 128.45 मेगावाट के बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं और 105.40 मेगावाट के 8 बायोमास संयंत्र के ऊपर कार्य अभी हाल फिलहाल में प्रगति पे चल रहा है। 105.40 के ऊपर राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की है। कब जारी की है? 29 सितंबर 2023 को बायोमास
एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की गई है। कब जारी की गई है? 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की गई है। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस की संभावना उदयपुर जिले में। सर्वाधिक बायोमास की संभावना है जो उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब हम डिस्कस करें 39 नंबर क्वेश्चन। हम डिस्कस करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। उसमें है राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट आधारित है। कहां पे स्थित है? जामरकोटला उदयपुर में यह स्थित है। जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट है जामरकोटला उदयपुर में यह स्थित है। बायोफ्यूल ईंधन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभर कर आया है। राजस्थान में बंजर भूमि में रतनजोत, जेट्रोफा, करंज, अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती के द्वारा बायोफ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावना है। राजस्थान की बंजर भूमि होती है उसमें रतनजोत, जेट्रोफा, करंज, अन्य पौधों के द्वारा आप है जो बायोमास की जो आपके पशु जो फ्यूल है उसकी उत्पादन किया जा सकता है। आगे है बायोफ्यूल के उत्पादन की संभावना को देखते हुए वर्ष 2005-6 में बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया। यानी सन 2005-6 में बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया। कब किया? 2005-6 में बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का जो गठन किया गया। मिशन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु 2007 में राज्य में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। सन 2007 में बायोफ्यूल प्राधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया? 2007 में इसका गठन किया गया। साथ ही वर्ष 2007 में बायोफ्यूल पॉलिसी की घोषणा की गई। 2007 में ही जो बायोफ्यूल पॉलिसी है उसकी भी घोषणा इसमें की गई। इस मिशन का उद्देश्य रतनजोत, जेट्रोफा, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती, अनुसंधान, प्रसंस्करण, विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? रतनजोत, जेट्रोफा, करंज व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती करना। किसकी? रतनजोत, जेट्रोफा, करंज व अन्य तेलीय पौधे हैं उनकी खेती करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। अगला है आपका राजस्थान के 12 जिले दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए। ये राजस्थान के जो 12 जिले कौन कौन से आपके दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के जो 12 जिले हैं जो आपके रतनजोत और जेट्रोफा की खेती के लिए उपयुक्त पाए गए थे। राजस्थान में बायोडीजल के विकास के लिए एक कलरावास उदयपुर में एक बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित की गई है। यानी जो बायोडीजल के विकास के लिए कलरावास जो उदयपुर में एक बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। कहां पे की गई है? कलरावास उदयपुर में बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना की गई है। बायोडीजल प्लांट है जो जामरकोटला उदयपुर में स्थित है। बायोडीजल जो प्लांट है वह आपके कहां है? जामरकोटला उदयपुर में स्थित है। बायोडीजल प्लांट कहां है? आपके जामरकोटला उदयपुर में स्थित है। भारत सरकार में के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 4/6/2018 को नवीन बायोफ्यूल नीति जारी की गई। कब जारी की गई? 4/6/2018 को नवीन बायोफ्यूल नीति है जारी की गई। 4/6/2018 को जो नवीन बायोफ्यूल नीति जारी की गई। राजस्थान इस बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। राजस्थान इस बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला प्रथम स्टेट बना है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पावर सेक्टर मार्च 2022 पर कार्यवाही सारांश की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी गैर नवीनीकरण में राजस्थान निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है? तो इसकी जो आपकी गैस की जो उत्पादन क्षमता है राजस्थान की सबसे कम पाई गई है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। अगर डिस्कस करें राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का अवरोही क्रम यानी घटता क्रम कौन है? सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर गैस ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, फिर जल विद्युत ऊर्जा, फिर गैस, फिर परमाणु, फिर बायोमास ऊर्जा का उत्पादन होता है। राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम कौन सा है? ताप है, पवन है, सौर है। कौन सा? सबसे पहले तापीय, फिर है पवन है, फिर गैस है, फिर जल विद्युत है, गैस है, परमाणु है, बायोमास है। कौन सी है? तापीय है, पवन है, सौर है, जल विद्युत है, गैस है, तापीय है, पवन है। कौन सी है? तापीय है, पवन है, सौर है, तापीय है, पवन है, सौर है, जल विद्युत है, गैस है, परमाणु है, बायोमास है। कौन सी है? तापीय है, पवन है, सौर है। कौन कौन सी है आपकी? तापीय है, पवन है, सौर है, जल विद्युत है, गैस है, परमाणु है, बायोमास है। ठीक है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? 1957 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1957 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसका प्रमुख कार्य क्या है? उसका प्रमुख कार्य है सरकारी क्षेत्र की शक्ति परियोजना का विकास करना। सरकारी क्षेत्र की शक्ति परियोजना का विकास करना, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों इसमें क्या है? सही है। आगे है आपका
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1957 में की गई। राजस्थान राज्य जो विद्युत मंडल है उसकी स्थापना 1957 में इसकी स्थापना की गई। यह मंडल बिजली के उत्पादन, खरीद, वितरण आदि सभी कार्य करता है। सन 2000 में इस मंडल के स्थान पर निम्न 5 कंपनियों का गठन किया गया। यानी जो 2000 ईस्वी में है इसमें है जो 5 कंपनियों का इसमें गठन किया गया था। इसमें जो कौन कौन सी कंपनी आपकी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPNL, राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVNL और जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड JVVNL। ये इसकी स्थापना, इन 5 कंपनियों की स्थापना जो है सन 2000 में इनकी स्थापना की गई। 43rd नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? गैर परंपरागत ऊर्जा की प्रमुख एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। कौन है राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। आगे है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु स्थापित संस्थाएं। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना 1985 में की गई। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना 1985 में की गई। किसकी? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना 1985 में की गई। राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड RSPCL की स्थापना 1995 में की गई। राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड RSPCL की स्थापना 1995 में की गई। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC 2002 में, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RREC की स्थापना सन 2002 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना RREC की स्थापना सन 2002 में इसकी स्थापना की गई। RREC का गठन सन 2002 में रेडा व RSPCL का विलय से इसका गठन हुआ था। तो RREC का जो गठन है 2002 में रेडा व RSPCL की इनके विलय से इसका जो गठन हुआ था। वर्तमान में RREC राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। यानी RREC है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनसे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की राज्य नामित एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्य कर रही है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें है राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? यानी सन 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग है उसका गठन किया गया। कब किया गया? सन 2000 में इसका गठन किया गया। इस आयोग का कार्य बिजली की खरीद और बिजली दरों के नियंत्रण आदि से संबंधित है। इस आयोग का कार्य बिजली की खरीद एवं बिजली की दरों पर नियंत्रण करने से संबंधित है। राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग का यह कार्य है। अगला है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना का संबंध है। सौभाग्य योजना का संबंध है सभी घरों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना। सौभाग्य योजना का संबंध किसे है? सभी घरों तक बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना इनका जो है प्रमुख कर्तव्य है। विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं। विद्युत से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी है आपकी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सन 2014 में इसका प्रारंभ की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना सन 2014 में इसका प्रारंभ किया गया। यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2005 के स्थान पर शुरू की गई। ये योजना है जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2005 है उसके स्थान पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014 प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे घरेलू बिजली की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। आगे की स्कीम है उदय योजना। उदय योजना जिसकी फुल फॉर्म क्या है? उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उदय योजना की फुल फॉर्म क्या है? उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 2013 में। उदय योजना को प्रारंभ कब किया गया? 2013 में इसको प्रारंभ किया गया। 2015 में इसका शुभारंभ किया गया। विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे की स्थिति से निकालने के लिए उदय योजना है, यानी उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है, एश्योरेंस योजना है, वह विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से निकालने के लिए उदय योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया। उजाला योजना है उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED लाइट फॉर ऑल 2015 में प्रारंभ की। उजाला योजना है उज्जवल ज्योति अफोर्डेबल LED लाइट फॉर ऑल 2015 में इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत रियायती दर पर LED बल्ब का उपलब्ध करवाए गए थे। अगली योजना है आपकी सौभाग्य योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 में इसका शुभारंभ किया गया। सौभाग्य योजना है जो आपकी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 में इसका शुभारंभ किया गया। सौभाग्य योजना है इसका शुभारंभ है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 2017 का शुभारंभ 2017 में इसका शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत देश के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और तथा जहां विद्युत ग्रिड की पहुंच नहीं है वहां सौर ऊर्जा का कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया। यह योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों के लिए है। इसके अंतर्गत BPL परिवार को मुफ्त एवं सामान्य परिवारों को 500 रुपए में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।
पीएम कुसुम योजना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षात्मक एवं महा उत्थान योजना 2019 में इसका शुभारंभ किया गया। पीएम कुसुम योजना है, जो पीएम कुसुम योजना है वह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षात्मक एवं महान उत्थान योजना 2019 में इसकी शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु 3 प्रकार के घटक इसमें शामिल किए गए। कौन कौन से 3 प्रकार के इसमें घटक शामिल किए? घटक ए, बी, सी। घटक ए के अंतर्गत बात करें, सोलर पावर प्लांट लगाकर उसे विद्युत ग्रिड से जोड़ना। सोलर प्लांट लगाकर उसे विद्युत ग्रिड से जोड़ना। इसका पहला पावर प्लांट जयपुर के बालोजी गांव में लगाया गया। इसका पहला पावर प्लांट है जयपुर के बालोजी गांव में लगाया गया। कहां पे लगाया गया? जयपुर के बालोजी गांव में लगाया गया। इस घटक में 228 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है एवं 300 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं प्रक्रिया में है। जो घटक बी है इसके अकॉर्डिंग क्या है? ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सौर पंप सेट उपलब्ध करवाने हेतु। घटक बी में है ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सौर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु घटक बी स्टार्ट किया गया था। घटक बी में ऑफ ग्रिड कृषि पंप सेट आवेदकों को सौर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु घटक सी के अंतर्गत है ग्रिड से जुड़े 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जीकृत करने हेतु डीजल पंप के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप लगाए। ग्रिड से जुड़े 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जीकृत करने हेतु, यानी ग्रिड से जुड़े 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जीकृत करने हेतु घटक सी प्रारंभ किया गया। डीजल पंप सेट के स्थान पर सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए यह शुभारंभ किया गया। अगला है आपका मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, कृषि अनुदान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, कृषि अनुदान योजना। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2013 से 23 इसका जो आपका है लाभ दिया जा रहा है। आगे है 2000 यूनिट तक प्रति माह उपभोग, 2000 निःशुल्क बिजली प्रदान, शून्य राशि के बिल जारी किए जाएंगे। 2000 यूनिट तक प्रति माह उपभोग पर निःशुल्क बिजली प्रदान, शून्य राशि के बिल जारी किए जाएंगे। 2000 यूनिट से अधिक प्रति माह उपभोग पर उस माह विशेष में 1000 रुपए प्रति माह अनुदान, 12,000 रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम अनुदान दिया जाएगा। 2000 यूनिट से भी अधिक प्रति माह उपभोग हो तो उसके लिए 1000 रुपए प्रति माह यानी 12,000 रुपए प्रतिवर्ष को अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। इससे पहले 1 मई 2021 को शुरू मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का विलय वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान में कर दिया गया है। यानी 1 मई 2021 को शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना 1 मई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। इसमें जो आपका है इसका विलय है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान में इसका विलय कर दिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के लिए इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। 100 यूनिट प्रति माह विद्युत उपभोग पर मुफ्त बिजली, शून्य बिल। 100 यूनिट से अधिक प्रति माह विद्युत उपभोग पर पहले 100 यूनिट निःशुल्क, 100 यूनिट तक अधिक उपभोग यूनिट की सभी शुल्क उपभोक्ता को वहन करने होंगे। यानी पहले जो 100 यूनिट है वह निःशुल्क होगी, अगले 100 यूनिट पर आपको है उपभोक्ता को वहन करना होगा। अगली योजना है आपकी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका शुभारंभ है 13 फरवरी 2004 को इसका शुभारंभ, 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसका शुभारंभ है 13 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने हेतु 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रति माह हर महीने है 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से अधिकतम 78,000 रुपए 3 किलोवाट या उससे अधिक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। कितना? 78,000 रुपए अधिकतम 3 किलोवाट या उससे अधिक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। और सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान सरकार ने कितना किया है? 5 लाख परिवार लाखों के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें तहत मार्च 2024 तक 3000 उपभोक्ताओं के 15 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र हैं जो आपके हैं स्थापित किए जा चुके हैं।
नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा प्रतिवर्ष है जो आपका है ऊर्जा संरक्षण दिवस है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस कैटेगरी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 16 सितंबर 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट में राजस्थान ने देश में सौर ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान, अक्षय ऊर्जा में द्वितीय स्थान का पुरस्कार हासिल किया है। किसमें? सौर ऊर्जा में तो प्रथम स्थान है और अक्षय ऊर्जा में द्वितीय स्थान का पुरस्कार हासिल किया है। राजस्थान में नई अक्षय ऊर्जा नीति 2023 कब जारी की गई? यह 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। राजस्थान में नई अक्षय ऊर्जा नीति है 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। आपको याद रखना है, राजस्थान में नई अक्षय ऊर्जा नीति है 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस वर्ष जारी की गई? तो 2023 में यह जारी की गई। राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति है सन 2023 में इसका शुभारंभ किया गया। नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 6 अक्टूबर 2023 को तथा राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति दिनांक 29 सितंबर 2023 को जारी की गई। आपको याद रखना है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति है 6 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2023 को, और राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति है जो आपकी 29 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति है, इसका शुभारंभ है 29 सितंबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। इस प्रकार जो आपकी है जो ऊर्जा संसाधन है वो आपके कंप्लीट हुए। मेरे प्यारे साथियों, अब एक टॉपिक अपना बचता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस प्रकार आपका जो भाग फर्स्ट है ज्योग्राफी का वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार आपके लगातार निरंतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपकी प्यार व स्नेह इसी प्रकार बने रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।